नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए और इसी तरह से सहयोग करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और हर दिन वो हमारी क्लासेस को देखते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो समय पर तो नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन वे बाद में भी देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से देखते रहिए। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं या आपके कोई प्रश्न होते हैं तो एक बार आप जरूर कमेंट किया करें। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए हमने एक और पहल की शुरुआत कर दिया है। बिल्कुल शुरुआत कर ही दिया है दोस्तों। मात्र 10 मिनट वाली क्लास, मात्र 10 मिनट में एक टॉपिक आप पढ़िए और बहुत अच्छा टॉपिक होगा। एक क्लास अभी हाल फिलहाल में अपलोड होने वाली है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आज आप देखेंगे इस 10 मिनट की क्लास तो आपका मन बड़ा हैप्पी हो जाएगा। आप कहेंगे कि प्रवीण सर ने जो पहल की शुरुआत किया है वाकई में सराहनीय है। तो दोस्तों, एक बार आप देखिएगा इस क्लास को, वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात करते हैं, इसी के बाद जैसे ही हमारी ये क्लास खत्म होगी 9:50 या 55 से ये मान के चलिए हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ज्योग्राफी की। ये मान के चलिए ज्योग्राफी से भी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें आप। तो दोस्तों, आइए आप प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए अध्याय को पढ़ना है और गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा हुआ। उसने लिखा क्या है? मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। एक घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए, आप लोग हमें बता दीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ छात्र इसका जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। उनको लग रहा है कि बिल्कुल मेरा सही है, भला मैं क्यों, मेरा कैसे गलत हो सकता है। बिल्कुल वे सही हो सकते हैं। यदि वे जवाब इस तरह से दे रहे हैं तो बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आप बताइएगा। आप लोग 2015 में यहाँ पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगे 10 से 12 फुट पर बने घर होते हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं या विशिष्टताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन कहता है कि BCD और CDE और ADE ABC। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा और आराम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक ट्रिक में मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दूंगा। आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ने इतना अच्छे तरीके से हमें ट्रिक बता दिया और इस सवाल का जवाब तो बड़ा ही आसान ही था। दोस्तों, जल्दी से बताइए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल जवाब देते रहिए। और बहुत सारे छात्र क्या होता है, लेट में जुड़ते हैं। ये जो लेट वाले जुड़ते हैं इससे कोई मतलब है नहीं। आप पहले जुड़ा करें ताकि देखो स्टार्टिंग जब इनिशियल, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि ये सोचती हैं 2 मिनट बीत जाने दो, फिर उसके बाद सर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आऊँगा। वो जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस समय मैं बहुत कुछ बताता हूँ 2 मिनट में ही। 2 मिनट जो इंट्रोडक्शन की क्लास होती है उसको जरूर देखा करें। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट के पर बने होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया और जहाँ जहाँ हमें सी मिलेगा हम उसको कट कर देंगे। ए रहा हमारा सी मिल गया, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ सी मिला, यहाँ सी मिला, यहाँ सी मिला। हमने तीनों ऑप्शन को कट कर दिया और साफ साफ हमें मिल गया तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। देखिए कितना आसानी से
कितना आसान से, सब कुछ नहीं सोचना पड़ा हमें। हमने क्या किया, केवल सी ऑप्शन के बारे में सोच लिया, क्योंकि हम पढ़ते समय ही हमें पता चल गया था कि सी ऑप्शन इसमें गलत है कहीं ना कहीं। हमने सी को गलत किया और ए डी वाला हमने सही कर लिया। चलिए अब अगला प्रश्न है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है, और बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है, शकरखोरा है। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। ऊंची डाल पर कौवा घोंसला देता है, घोंसला बनाता है, और इस घोंसले के बनाने के कई प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, और लोहे के तार के भी बने होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, लेकिन कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है। भला कौन नहीं जानता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है, कोयल ही ऐसी पक्षी है जो कौवे के क्या करती है, कौवे के ही घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है, और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं रोकती है। और फिर अगर देखा जाए, बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब देने में तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एस्किमो अपने घर इग्लू के निर्माण बर्फ से करते हैं। दोस्तों जवाब दीजिए, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसके आंसर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम केवल शब्द हमें मिलता है तो बिल्कुल गलत काट देना है हमें। दूसरी बात करते हैं, बर्फ मुफ्त में मिलती है। अरे भाई ये सब क्या बातें हैं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बर्फ जो है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, ऐसा थोड़ी ना है, इतना भी ठीक नहीं है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। आज सारे छात्र बड़े हैप्पी हो रहे होंगे क्योंकि उनके सारे प्रश्न बहुत अच्छे से सही हो रहे होंगे। आज बड़े ही अच्छे प्रश्न मैंने रखा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया या बर्रे, चींटी, दीमक और मकड़ी। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं? दोस्तों इसका जवाब जल्दी से देते रहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं, वे कहीं कहीं मतलब किसी ना किसी घर में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा हमारा, इसके बाद दूसरा एक और प्रश्न होगा, इसके बाद ये लास्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम CDP को करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि मकान मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं और अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकानों की छतें जो होती हैं ढालू होती हैं। और यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो जल्दी से इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आप जानते ही हैं, अब ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। देखिए 2016 में रिपीट हो गया यही प्रश्न, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था और ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल लगा देना चाहिए, असम को लगा देना चाहिए। ठीक, असम को लगा देना चाहिए, और ऐसा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा।
प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उनके उस क्षेत्र में दिए गए हैं। मनाली, चलिए मिलान करना है आपको। अब मैं आपको क्या बताऊं, मिलान करना है, आप पढ़ लीजिए जल्दी से। मिलान करना है आपको दोस्तों, मिलान करना है। जल्दी से मिलान करिए, मिलान करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मनाली के बारे में, तो मनाली में अगर देखा जाए पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत होते हैं। अगर ढालू छत की बात आ गई तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पहला का तीसरा लगा दिया। अच्छा, हमें यहाँ सबसे अच्छा पता था असम के बारे में। असम में अगर देखा जाए, असम में अगर देखा जाए तो दोस्तों, असम में अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है, पहला सही हो जाता है। सी का पहला अगर आप देख रहे हैं तो सी का पहला सही हो गया। ठीक, अब फिर बात करते हैं राजस्थान। अच्छा, अब एक बार एक काम कर लेते हैं, ए के साथ दूसरे का मिलान हो गया है तो कहाँ ए है हमारा, ए रहा ए। देखिए ए रहा ए, जब ए के नीचे चौथा है तो ऑप्शन नंबर पहला कट कर देते हैं। ठीक, ए के नीचे अगर यहाँ देखिए कि दूसरा है इसलिए इसको कट कर देते हैं, इसलिए तीसरा यहाँ पर है इसलिए दूसरा एक मिनट, दूसरा सही है, यहाँ पर तीसरा है इसलिए हम तीसरे को कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ असम मतलब जो सी है, सी के साथ पहला है, सी के साथ यहाँ भी पहला है। फिर अब बात करते हैं, असम हो गया। राजस्थान, बी के साथ अगर देखा जाए तो पत्थर के घर पर, पत्थर के छत की लकड़ी, एक मिनट, जल्दी से बताइए, इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब देखिए कैसे डी हो रहा है, सॉरी डी कह रहा हूं, एक मिनट दोस्तों, क्या एक मिनट मैं मिलान कर देता हूं तब बताता हूं। देखिए यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया कि एक तरीके से दो के साथ देखिए बी के साथ अगर देखा जाए तो बी के साथ अगर हम देख लेते हैं तो चौथा मिल रहा है। अब बी के साथ अगर हमें कहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए बी के साथ हमारा पांचवा मिल रहा है, तो इसलिए हमें क्या कर देना है, इसको कट कर देना है। अब यहाँ देखिए बी के साथ यहाँ चौथा है और सी के साथ यहाँ पहला है, डी के साथ यहाँ पांचवा है, डी के साथ अगर यहाँ देखा जाए पांचवा है, और ए देखिए यहाँ पर हो गया ए के साथ दूसरा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में ले लेगा, ठीक है, या अभी लेना चाहे तो जल्दी से ले ले दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पहले ही मैंने रखा था, ठीक है, तो इसलिए आज वाली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा एक दो क्वेश्चन। बाकी ज्योग्राफी की अलग क्लास होगी 9:50 या 55 मिनट पर। चलिए, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ। भला कौन नहीं जानता है कि एक तरीके से गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है इसमें से। देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश अगर ये रहा भारत आपका, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो ऐसे मिलेगा, यहाँ बांग्लादेश आपको मिलेगा तो बांग्लादेश होगा नहीं, भूटान आपको यहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद भूटान भी नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा और पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात यहाँ है, यहाँ पाकिस्तान आप देखेंगे, और सरक्रीक विवाद जो है वो पाकिस्तान के साथ ही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए अब बात करते हैं किस पड़ोसी देश के साथ, यहाँ पर देखो गलत हो गया, गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो पाकिस्तान ही है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जवाब देना चाहे दे सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत सारे छात्र नहीं बता पाएंगे। श्रीरंगम द्वीप और माजुली द्वीप और भवानी द्वीप और अगत्ती द्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो माजुली द्वीप। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। आइए समझ लेते हैं, ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं है, एक दो क्वेश्चन है इसमें।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस बात को ध्यान रखना है। यह सुंदर नदी द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया, कुटी, ब्रह्मपुत्र, उपधारा और सुबानसिरी नदी द्वारा बना हुआ है। यह द्वीप मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कच्छारी जनजातियों द्वारा बसाया गया। द्वीप के लोग मिसिंग और असमिया और देवरी की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो 1,60,000 व्यक्ति रहते हैं और यह 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे कि बात करते हैं, ए है आपका माजुली द्वीप, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, और इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि विश्व के धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है, विश्व के यूनेस्को के धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का। क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको जल्दी से इसका जवाब बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से सीमा साझा करता है, एक तरीके से सबसे ज़्यादा मतलब भारत के साथ कौन सा देश इसमें से है, कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे नेपाल हो रहा है। देखिए नेपाल जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। और नेक्स्ट बात करते हैं, भारत नेपाल के साथ लगभग 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो बांग्लादेश बताना चाहिए था, सॉरी बांग्लादेश तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, तो दूसरी बात करते हैं, चीन जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो चीन हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा है नहीं, ठीक है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हाँ, लद्दाख के साथ भी चाइना का बॉर्डर शेयर होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लद्दाख जो है एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा नहीं गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हिस्सा नहीं है, वो तो हो ही गया। भारत पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए, देखिए भारत जो है पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों के, यानी कि पाकिस्तान जो है भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक तो गुजरात के साथ, दूसरा पंजाब के साथ, तीसरा राजस्थान के साथ। देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ भी साझा करता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 5 राज्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्य हैं, इसलिए इनको हटा दिया गया। तो 3 राज्य जो हैं केंद्र शासित को यदि हम हटा देते हैं तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हैं। भारत और भूटान के साथ अगर देखा जाए तो 4 राज्य हैं, ठीक है, और सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। और म्यांमार के साथ अगर देखा जाए तो भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है दोस्तों, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेपाल ही जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ, भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इस बात को ध्यान रखना आपको। अगर आप देखना चाहें मैप में तो ज्योग्राफी वाली क्लास में देखिएगा, वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी क्लास होगी, अभी जाइएगा नहीं, अभी और भी उसकी क्लास है, अभी 18 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी क्लास होगी ज्योग्राफी की। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए अब बात करती हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अब बताइएगा, अब जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान के आधार पर, और समय व अवधि पर, और समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण सफलता पर निर्भर करती है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री, शिक्षण की सामग्री की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, नो भाई, समय अवधि पर नहीं, समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना है और फिर समस्याओं का समाधान कर देना है। देखिए निदानात्मक में ये होता है कि हमें समस्याओं को जानना होता है, उपचारात्मक में होता है जो हमने समस्याएं जानी हुई है उसी समस्या को समाधान करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है वो दोस्तों सही हो जाता है।
चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता जो है अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। देखिए, पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक अंकिता है जो वो क्या करती है, डा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। उसके पीछे का मूल कारण क्या है, मतलब सॉरी आप क्या करेंगे। यहाँ उसे अड़ा वाले शब्द को सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को डा वाले शब्द की सूची दे देंगे आप, अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे और स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को जल्दी शेयर कर दें। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों को जोड़ लिया करें। लेकिन आपके दोस्त भी ऐसे ही ना, उनको अगर आप शेयर करोगे भी तो आएंगे नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसे अड़ा के लिए मतलब एक अक्षर के लिए आप एक सीडी दे देंगे, बेटा तुम इसको सुनते रहो, ऐसा करोगे नहीं। दूसरी बात करते हैं अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची दे देंगे, मतलब एक लंबी सूची दे देंगे, लो बेटा तुम इसको क्या करो, पढ़ते रहो दिन भर, ऐसा भी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या मतलब है, आप टीचर, आपके टीचर रहने से। अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तो कहाँ तक ले जाएंगे अपने पीछे दोहराते हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो, सी भी गलत हो गया। आप स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उससे एक बार अभ्यास करवाइए और सरलता पूर्वक करवा दीजिए, एक दो बार निश्चित तौर पर बोलने लगेगा, ठीक है। अगर आप दिन भर पीछे दोहरवाएंगे कि जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं या बोलता जाऊं आप पीछे पीछे बोलते जाइए, कब तक बच्चा बोलेगा और कब तक आप उसको ऐसे करवाएंगे। तो इससे अच्छा है जो चौथा ऑप्शन है उसी को सही कर देते हैं, फालतू दिमागबाजी हम नहीं करेंगे। चलिए, राधिका अक्सर लड़कों को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी कहने लगी और लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है और यह इस ओर संकेत करती है राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, राधिकाओं के विचार की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कैसा जवाब दिया जाए। राधिका अक्सर लड़का को लका कह रही है और कमाई होने लगी को कमाई होगी कह रही है। भैया ऐसी गलती कर रही है राधिका जी, यहाँ पर देखिए दो गलतियाँ इन्होंने कर दिया है। अब बताइए किस ओर ये संकेत जा रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए आंसर। दोस्तों बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने में थोड़ा से सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें। राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, ऐसी बात है, उसके लेखन स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है, क्या ऐसा हो सकता है। राधिका को मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, क्या ऐसा भी। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पा रही है, क्या ऐसा है। जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, चलिए एक तो पहली बात यह है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती, भाई ऐसी बात नहीं है। यहाँ आप देखिएगा उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता ये भी नहीं है, क्योंकि वो गलती ऐसा नहीं कर रही है। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं, ये भी बात नहीं है, बल्कि वो अपने विचारों के साथ, मतलब जो कहना चाह रही है उसके साथ अपनी लेखनी नहीं चला पा रही। जैसे क्या है, आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि अगर मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ तो कुछ लिखवाता रहता हूँ तो आप नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, उसमें दो चार अक्षर आप छोड़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे का मूल कारण ये नहीं कि आपको मात्राएं नहीं आती हैं, बल्कि स्पीड जो मेंटेन है वो आपकी नहीं हो पा रही है, इसके वजह से आप गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूँगा, हाँ चलिए, कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। उसे प्रवाहपूर्ण व्यक्तित्व के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कालिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण व्यक्तित्व के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कालिका को ही बार बार बोलने के लिए आप कहेंगे और धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं,
अच्छा, मैं नेम लेना चाहूँगा। आज मैं देखूँगा जितने सारे छात्र जुड़ेंगे उन सभी छात्रों का कल मैं नेम लूँगा, ठीक है, क्योंकि वे लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और मैं चाहूँगा कि उनका नेम कल मैं लूँ। कल मैं सभी छात्रों का क्लास के स्टार्टिंग में ही नेम लूँगा कि कितने लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपका भी नेम आएगा रेडियो पर, जैसे रेडियो के अब तो नेम आने पर उतना खुशी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पहले नेम आ जाता था रेडियो पे तो ये समझ लीजिए उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही दिन था जब रेडियो पर पूरा देश सुन रहा था उस व्यक्ति का नेम। अद्भुत था उस समय का दिन, ठीक है, याद करिए। चलिए जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटक रही है। सिंपल सी बात इतनी है, कालिका की समस्या ये है कि वो बोलते समय अटक जाती है। तो आप उसे प्रवाहपूर्ण अव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि हूबहू बोलते रहे। क्या यार, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग। दूसरी बात करते हैं, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कालिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अव्यक्ति के नमूने एक मॉडल प्रस्तुत करें। ऐसा भी आप कहेंगे? नहीं। और तीसरा ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया, केवल शब्द मिल गया तो इसको ऐसे ही कट कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारे लिए इसलिए सही हो जाता है कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, ठीक है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को बोलेंगे अपने आप से पढ़ो, बहुत हो गया, इतनी देर से सुधार कर रहे हैं। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर आप देंगे। ऐसा कर सकते हैं। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलतियां ना करें। वाह, अद्भुत है मास्टर साहब की बातें, ठीक है। मैडम महोदय का ये बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। क्या कहेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलतियां ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ऐसा आप करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। वाह, कितने अच्छे प्रश्न हैं। ऐसा प्रश्न आयोग कभी कभी बना देता है ना, वाकई में आयोग को तो हमें सैल्यूट बनता ही है। मैंने देखा है आयोग वाकई में आयोग ही है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। हम इस बार चौथे से चलेंगे। अच्छा, कुछ छात्र ये सोचते हैं कि मैंने कल बताया था, कई बार सोचते होंगे सर आप बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं। देखिए बहुत सारे छात्र क्या सोचते हैं कि इस बार हमने पहला ऑप्शन लगाया था पिछली बार और गलत हो गया था, इस बार हमें दूसरा ही लगाना है, कुछ भी हो जाए दूसरा ही लगाएंगे, देखते हैं सर क्या कर लेंगे हमारा। और कुछ लोग ये सोचते हैं, एक काम करते हैं इस बार आंसर लगाते ही नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, कोई और दे रहा हो आंसर तो देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। बहुत सारे छात्र तो देते ही नहीं है, जुड़े रहते हैं, वे देते ही नहीं है, बोलते हैं ठीक है आप दो आंसर हम देख रहे हैं क्या कर रहे हो आप। चलिए चौथी बार से हम करते हैं। अगर चौथी ऑप्शन की बात करते हैं, चौथे ऑप्शन, उनसे 20 शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। 20 बार क्या 50 बार कहेंगे तब भी कोई मतलब नहीं होगा। फिर उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, फिर आप टीचर का हेक बन गए भैया। चलिए उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। आप टीचर महोदय हैं तो आप ऐसा करेंगे। सोचिए अगर मैं ऐसा आपसे कह दूं तो क्या कल से आप आएंगे, बोलेंगे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। सर आप टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है, तो ये रहा, आपके चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो इसलिए आज तक हमने ऐसा कहा नहीं, तो आप भी ऐसा नहीं कहेंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलतियां ना करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर पहले ऑप्शन को बिल्कुल सही हमें मान लेना चाहिए और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उनके अंतर पहचानने को आप अवसर देंगे, ठीक है। यही एक महान शिक्षक की बात होती है कि वो अवसर दे, ठीक है, अवसर दे। देखिए जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो उसको दोबारा अवसर आप जरूर दें, क्योंकि वो जब दोबारा लौट कर आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ गलत करेगा, बल्कि दोबारा जब लौट कर आएगा तो ये उतना बेहतर उसका व्यवहार होगा, इतना बेहतर उसकी भाषा होगी, सब कुछ उसका बेहतर होगा। मैंने देखा है बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमेशा लोगों को अवसर देना सोचिए, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। दोस्तों किस प्रकार की समस्या है, जवाब दीजिए। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है।
नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित होती है। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं। सोच रहे हो कि मास्टर साहब जल्दी से बता देते हैं हमें। डिसलेक्सिया इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आज जल्दी ही जवाब सही, मतलब कि क्लास खत्म हो जाएगी टाइम पर, ठीक है, मतलब पहली क्लास, ठीक है। देखते हैं अगर खत्म हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 9:50 पर हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 2-4 मिनट आप लोगों को समय दे देंगे ताकि आप कुछ खा पी लें। चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते हैं समय कठिनाई का अनुभव करती है और यह समस्या किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेखिया। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। और बहुत सारे छात्र जवाब देने के लिए बड़े ही आतुर रहते हैं, वे तुरंत जवाब दे देते हैं। अच्छा, कुछ छात्र बिना पढ़े ही दे देते हैं, बोलते हैं ये लो सर पहला चाहिए, दूसरा या चौथा, क्या चाहिए आप बताइए ना हमें। कुछ छात्र तो तुरंत ही जवाब दे देते हैं, ये लो सर बिना देखे हम देंगे, आप बताओ। हमारा सही जाता है तुक्का भी, ठीक है। तो एक आध बार सही चला जाता है तो फिर बड़े ही खुशी हो जाते हैं, तुक्का भी उनका सही हो जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा से हो जाएगा, डिस्ग्राफिया विल बी राइट दोस्तों, ठीक। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं भाषा सीखने में। आज तो आप लोगों को मजा आ ही रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या सब कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार लाइक करिए और तुरंत यस सर बोलिए फटाफट। कुछ लोग यस सर लिखने में भी कंजूसी करते हैं, कहे भाई जल्दी से किया करें। चलिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या समझ में मदद करती हैं और बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये हमें बताती हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ कर देते हैं तो बिल्कुल आप सही हो सकते हैं। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है सत्य है ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर नहीं आपसे बोल रहा है कि कौन नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जवाब आइए ढूंढते हैं, इसका जवाब क्या होता है। देखिए इस बार हम चलते हैं पहले से। त्रुटियां सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ मत करिए। दूसरी बात करते हैं, त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल गलतियां हमेशा अस्थायी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति एक बार गलती कर दिया दोबारा नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। गलतियां तो हमेशा होती रहती, गलतियां करना ही मनुष्य का जीवन है। जो व्यक्ति गलती ही नहीं करता समझो मनुष्य ही नहीं है, वो रोबोट है। चलिए अब बात करते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। चलिए चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हैं समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो 3-4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए और यहाँ पर नहीं वाला पूछ रहा था तो यही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, ऐसा नहीं भाई। अगर स्थायी होंगी तो फिर समझ लो कि व्यक्ति हमेशा जीवन भर गलतियां करता रहेगा, ठीक है, नहीं, एक दिन गलती करेगा, 2 दिन करेगा, फिर सही करने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब देते रहिए मेरे प्रिय साथियों। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले सुनैना अक्सर सा को शा कहती है, और भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? वह जब भी सा को शा कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, और उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल आप ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव का हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय दे देंगे आप। अब यहाँ पर आप असमंजस में पड़ गए होंगे, उसे सा को शा के उच्चारण के स्थान की पूर्ण जानकारी आप देंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा से असमंजस में होंगे कि इसका जवाब क्या दूं भाई, हर जवाब तो इसके सही लग रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। चलिए इस बार हम चौथे से चलते हैं। चौथे से यदि हम चलते हैं तो चौथा हमारा ये कहता है कि उसे सा और शा के मतलब कि उच्चारण के स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। क्या करेंगे ऐसा देखें क्या करेंगे, इतना ज़्यादा मत करिए। चलिए कितना पढ़ाएंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव का हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने, देखिए क्षेत्रीय प्रभाव का तो है बिल्कुल, लेकिन उसे स्वयं सुधार करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देंगे। पता नहीं कब सुधारेगा, अगर सुधारना ही होता तो पहले ही सुधार लेती। तीसरी कक्षा में आ गई है, अब भी गलत कर रही है।
चलिए, उसके इस तरह के व्यवहार पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, यानी कि प्रयोग पर ध्यान नहीं देंगे। काहे नहीं ध्यान देंगे भैया, आप टीचर महोदय हैं, ठीक है। तो इसका जब 3 ऑप्शन गलत हो गया मेरे प्रिय साथियों, तो फिर यहाँ पर बात आ जाती है, पहला ऑप्शन विल बी राइट दोस्तों, कि वह जब भी सा वो कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। मतलब उसी समय भैया उसकी गलती को पकड़िए और सही करवा दीजिए। चलिए, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है, वह किस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर समय नहीं लेना चाहिए आपको। डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। बहुत सारे छात्र आज सोच रहे होंगे कि सर आज हमारा मन बड़ा हैप्पी हो गया इस बात के लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं बड़े ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि यस सर आज सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, अब आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क कहते हैं, और इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का होना, उन्हें हिंदी ना आना, सुनने में समस्या का आना। जवाब अच्छा होना चाहिए, जवाब बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं जो सड़क को सड़क कहते हैं। सड़क पर चलोगे? हाँ चलिए, इसके जवाब के बारे में बात करते हैं। तो इस बार हम पहले से चलते हैं। लापरवाही का होना, नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। उसे हिंदी ना आना, नहीं भाई ऐसी भी बात नहीं है। हिंदी अगर ना आती तो फिर वो सड़क क्यों बोलता? उससे सुनने की समस्या ये भी नहीं है। उसकी मातृभाषा की गलती है दोस्तों, उसकी मदर टंग की गलती है। अगर आप देखें बिहार चले जाइए तो ऐसे ही लोग बोल देते हैं, ठीक है। कोई बिहार का हो तो बुरा ना माने, ठीक। चलिए, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। भैया क्या परेशानी है? निशिता अपने सहपाठियों को ठीक तरह से बात कर तो लेती है, लेकिन जब कक्षा में होती है तो उत्तर देते समय दोस्तों वो हकलाती है। समस्या उसकी है। अब बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करने लगती है। हाँ, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसे बात है नहीं। घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उससे पूछा ना जाए प्रश्न। क्या ऐसा कोई करेगा? गजब की बेइज्जती कोई ऐसा अपनी करवाएगा? सोचिए एक बार, अगर आप ऐसा होते तो क्या आप अपनी बेइज्जती करवा लेते ऐसे ही? कभी नहीं भाई, आप कभी अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। आप जानते हैं कि अप्रिसिएशन जितना अच्छा होता है, बेइज्जती हमेशा गलत होती है। बेइज्जती जीवन को दुष्प्रभावित करती है, और एक तरीके से अच्छे रूप से प्रभावित कौन करती है? हमारी प्रोत्साहन। अगर हमें प्रोत्साहन कोई देता है, मोटिवेट करता है, तो हमारा मन काम करने की इच्छाओं को और बढ़ा देता है। जैसे बहुत सारे छात्र हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे छात्र हैं जो कई बार इंडिविजुअल इस बात को बोलते हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत सारे छात्र हैं जो इस तरह के प्रोत्साहन देते हैं तो हमारा जो काम करने का मन होता है, ठीक है, वो और बढ़ जाता है। काम करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं कि वाकई में जिस तरह से हमारे छात्र हम पर विश्वास करते हैं और हमारी बातों को समझते हैं, वाकई में हमें और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम उनको सब कुछ प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके तीसरे ऑप्शन की। घर के पाठ याद करके नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा गलत हो जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसा क्यों? एक दिन करेगी, डेली थोड़ी ना करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला जो होता है सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? गोमती शाह को सा बोलती है और आप उसे टोकती नहीं है, और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप क्या करेंगे? शाह को सा के प्रयोग में वाली श्रवण सामग्री के सुनने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे, उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। उसके स्वाभाविक से उसके अभिभावक से कहेंगे कि शाह को सा पृथक करने का अभ्यास करवाएं, और उसे शाह को सा के अंतर को, देखो कई बार तो मैं भी गलत पढ़ दूंगा, बार बार इस तरह से आएगा तो शाह को सा के अंतर को लिखने का समझाएगी अंतर। बार बार सोचिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आने लगे तो आप, मैं क्या, कोई भी गलत करने लगेगा। चलिए इसके जवाब के बारे में देख लेते हैं। एक तो पहली बात यह आएगी श्रवण सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 2 अक्षर सिखाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑडियो वीडियो ला देंगे, ऐसी बात करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला गलत। चेतावनी देंगे कि अगली बार ऐसा वो ना करे, मतलब कि चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी, आगे की कक्षा में अगर ऐसा हुआ तो बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं भाई। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि अभिभावक से आप कहेंगे कि वो खुद इसका अंतर करवाएं,
जब अभिभावक को ऐसा करना था तब आपके पास क्यों भेज देते भाई मास्टर साहब, ये बताइए। हाँ बताइए आप लोग, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर अभिभावक को ही ऐसा करना है तो आपके पास क्यों भेजें, आपके स्कूल में क्यों भेजें, वो घर पर ही पढ़ा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो चौथा हो जाता है वो सही हो जाता है। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, जवाब दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न होगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। सुरभि किसी ऐसे शब्द विशेष सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। आप उससे या उसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगी और बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगी और ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ देंगे। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे क्या जवाब दिया जाए, बार बार ऐसे ही प्रश्न आप लाकर रख दे रहे हैं। हाँ अच्छा, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो किसी को फॉलो कर रहे होंगे, किसी के सही जा रहा होगा उसके पीछे फटाफट वो भी अपना आंसर दे देते हैं। अरे भाई ऐसा ना किया करें, आप अपना आंसर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब आप पेपर में बैठेंगे तो केवल आप अकेले होंगे, समझ लीजिए, और कोई नहीं होगा। आप होंगे, आपका दिमाग होगा, आपके पास आपकी कॉपी होगी और आपके पास कंप्यूटर महोदय होंगे और बोलेंगे ये रहा अगला प्रश्न है। जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधा मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा से हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में 9:50 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग दूसरी वाली क्लास में क्यों नहीं आते भैया? आया करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, बिल्कुल आया करें। हाँ चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।